हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं बिहेवियरिज्म थ्योरी पर, जिसे हिंदी में व्यवहारवाद कहते हैं। उस व्यवहारवादी सिद्धांत में आज हम स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत यानी स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बात करेंगे। ये वो टॉपिक है जो लगभग एजुकेशन साइकोलॉजी के से रिलेटेड सभी टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके क्वेश्चंस आपको लगभग हर पेपर में या हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक को शुरू करें तो हमें ये देखना होगा कि वास्तव में बिहेवियरिज्म है क्या। जैसा नाम से पता चल रहा है, बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद की बहुत सारी थ्योरीज दी गई। उन्हीं में से जिसमें पेवलोव की थ्योरी, पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और भी कई सारी थ्योरीज हैं जो हम आगे बात करेंगे, वो दी गई। लेकिन आज हम जिस थ्योरी पर बात कर रहे हैं वो है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। इसमें कुछ टर्म ऐसे हैं जो इसके कीवर्ड्स हैं जो इस सिद्धांत को अपने आप में शो करते हैं, जैसे व्यवहारवाद, सक्रिय अनुबंधन। ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको अगर हम समझते हैं तो ये सिद्धांत हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम व्यवहारवाद पर बात करते हैं। व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म इज एन अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी विच फोकस ऑन द ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर। यानी बिहेवियरिज्म एक साइकोलॉजी की वह अप्रोच है या वह उपागम है जो देखे जाने वाले, अवलोकन करे जाने वाले व्यवहार पर या नापे जाने वाले व्यवहार पर, देखे जा सकने वाले व्यवहार पर फोकस करता है। इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, बिहेवियरिज्म है तो ये व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। व्यवहार से संबंधित एक सिद्धांत है, यानी किसी भी व्यक्ति, मनुष्य या फिर किसी एनिमल के बिहेवियर की स्टडी करना बिहेवियरिज्म थ्योरी के अंतर्गत आता है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जॉन बी वॉटसन थे, जिन्होंने 1913 में इस सिद्धांत के बारे में बताया। यद्यपि इस पर बहुत पहले से काम चल रहा था, लेकिन इसको आगे ले जाने का जो क्रेडिट है वो वॉटसन के नाम पर है, जिन्होंने 1913 पर इस पर बात की। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे मेन थ्योरीज हैं जो बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद को सपोर्ट करती हैं, जो इससे नाम से या ईयर के नाम से भी पूछा जाता है, और साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि थ्योरी किसने दी। तो जो मेन साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी थ्योरीज हैं वो मैं यहाँ पर आपको बात बताने वाली हूँ। मुख्य वैसे तो बहुत हैं, लेकिन इनमें से मेन जो है वो है इवान पावलोव। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया 1897 में। देन थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया 1905 में। बी एफ स्किनर, जैसा हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी 1936 में। और उसके बाद अल्बर्ट बांदुरा, ये हम पहले अपने एक वीडियो में देख चुके हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बांदुरा की, वो उन्होंने 1963 में दी। इसके बारे में आप अगर मेरा कोई पहले वाला जो इससे रिलेटेड वीडियो है वो देखेंगे तो आपको अल्बर्ट बांदुरा की थ्योरी समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के, व्यवहारवादी सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो जैसे नाम से पता है, फर्स्ट इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, लर्निंग ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर। यानी कि अगर आपकी लर्निंग हुई है किसी चीज़ के बारे में, आपने अधिगम किया है, तो इसका मतलब उसका जो इफेक्ट है वो आपके बिहेवियर पर दिखेगा। लर्निंग के थ्रू बिहेवियर में चेंज आता है। सेकेंड है, लर्निंग अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंट इज प्राइमरी फैक्टर फॉर लर्निंग। हम ये नहीं कह सकते कि एनवायरमेंट का या सिचुएशन का लर्निंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एनवायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट, या मैं ये कहूँ मेजर जो रोल है वो प्ले करता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस किस तरीके की हैं। जैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, लर्निंग उसी के अनुरूप बनती चली जाती है। एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम आगे इसके एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। स्किनर के जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया है। थर्ड जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, लर्निंग अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है कि जब लर्निंग होती है तो लर्निंग केवल तभी पॉसिबल है जब कोई भी इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा। अगर इंटरेक्शन होगा तभी आप कुछ सीख पाएंगे। अगर आप इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं और आप न्यूट्रल हैं, या तो एनवायरनमेंट पैसिव है या आप खुद पैसिव हैं, तो लर्निंग नहीं होगी। इसके लिए दोनों का एक्टिव फेज में होना बहुत ज़रूरी है, और जो है इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ताकि लर्निंग हो सके। फोर्थ जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि रिजल्टेंट बिहेवियरल चेंजेस आर ऑब्जर्वेबल। यानी कि लर्निंग के बाद जो रिजल्टेंट बिहेवियरल चेंजेस होते हैं,
परिणाम स्वरूप जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो देखे जा सकने योग्य होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले की अपेक्षा व्यक्ति या जो एनिमल आपने लिया है उसके व्यवहार में पहले की अपेक्षा चेंज आता है। तो वो चेंज किस तरीके से आता है और एनवायरनमेंट उसमें कैसे अपना रोल प्ले करता है वो इस थ्योरी के अंदर बताया गया है। और इसका नेक्स्ट जो मेन कैरेक्टर है, द मेन मेथड ऑफ लर्निंग इज कंडीशन। वही एनवायरमेंटल फैक्टर्स वाली, एनवायरमेंटल कंडीशन वाली बात हो गई। इसमें कंडीशन नाम से ही पता चल रहा है कंडीशनल थ्योरी है, तो इसमें कंडीशनिंग की बात करते हैं, यानी अनुकूल कैसा है व्यवहार, कैसी परिस्थिति है, उसके आधार पर आपकी लर्निंग इफेक्ट करेगी। और इसका मेन मेथड कंडीशनिंग थ्योरी ही है। अब हम बात करते हैं स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन। वास्तव में स्किनर का सिद्धांत क्या था, स्किनर ने क्या थ्योरी दी ऑपरेंट कंडीशनिंग की। यहाँ पर हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि ऑपरेंट का मतलब क्या है और कंडीशनिंग का मतलब क्या है, और इन दोनों को मिलाकर इस थ्योरी के अंदर क्या बात कही गई है। सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं इस थ्योरी में। इस थ्योरी को देने वाले बीएफ स्किनर थे, जिनका जन्म 20 मार्च 1904 को हुआ और डेथ 18 अगस्त 1990 को हुई। स्किनर ने अपना एक सिद्धांत दिया बिहेवियरिज्म से रिलेटेड, और वो आज भी बहुत माना जाता है एजुकेशन फील्ड में। स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए टीचर्स भी इसका यूज करते हैं। स्किनर सेड इन दैट थ्योरी दैट देयर इज नो नीड ऑफ स्टिमुलस इन एनी एक्शन। Person do all work as per his desire. If he is willing to do the work, then there is no need of any stimulus to do that work. But repetition of the work is depend on the result of the work. इन्होंने अपने सिद्धांत में, स्किनर ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी काम को करने के लिए पहले कोई ना कोई स्टिमुलस होना जरूरी हो। पर्सन जो होता है, व्यक्ति जो होता है, अपनी इच्छा से भी कुछ काम करता है, और वो इच्छा के लिए, उस इच्छा के लिए कोई स्टिमुलस या उद्दीपन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, वो काम कितनी बार रिपीट होगा, यानी आपकी लर्निंग का पार्ट बनेगा या नहीं, आप उसका रिपीटेशन करोगे या नहीं, ये बात डिपेंड करती है जैसा उसका रिजल्ट रहता है। परिणाम पर निर्भर करता है उस काम की पुनरावृत्ति का होना। अगर परिणाम सकारात्मक होता है तो पुनरावृत्ति काम की होती है, और अगर आपको नकारात्मक उसका जो है रिजल्ट मिला है तो हम उस काम को रिपीट नहीं करते। जैसे इसका एक एग्जांपल है, इफ चाइल्ड गेट सक्सेस इन दैट वर्क, एक्शन रिपीटेड। आपने किसी बच्चे को कोई काम करने के लिए दिया एज अ टीचर, और बच्चा उस काम को करके लेकर आया, और उसमें आपने बोला कि हाँ आपने अच्छा किया है, आप सक्सेसफुल हुए इस काम में, तो वो आगे उस काम को करने के लिए विलिंग होगा, करना चाहेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट उस काम को करने के लिए, या बच्चा किसी भी काम को करने में फेल हो जाता है, पर्टिकुलर टास्क को पूरा नहीं कर पाता, तो वो उसको दोबारा रिपीट करने की कोशिश नहीं करता। हम उससे ये काम करवा सकते हैं, लेकिन उसमें एक मेन फैक्टर जो आता है वो आता है री इन्फोर्समेंट किस तरीके का स्टूडेंट को या बच्चे को दिया जा रहा है, उस पर उसकी लर्निंग या उसके काम का रिपीटेशन डिपेंड करता है। री इन्फोर्समेंट डिसाइड द स्पीड एंड रिपीटेशन। इफ the reinforcement is positive, then the work will done, and if we are giving the reinforcement negatively, then the work will not repeat again. For example, आपने कोई बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद में उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, ये आपका रीइंफोर्समेंट था। रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्वलन। अब इसमें आपको प्राइज भी मिल सकता है, आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो रीइंफोर्समेंट के अंदर दोनों ही चीजें आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपने कोई बिजनेस किया, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप और अच्छी कोशिश करोगे उस बिजनेस को आगे बढ़ाने की। लेकिन अगर वही आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, तो आप उस बिजनेस को बंद करने की कोशिश करोगे, आप उसमें और पैसा लगाने की कोशिश नहीं करोगे। सेम यही कंडीशन एक और एग्जांपल से हम देखते हैं। कोई बच्चा है, उस बच्चे को किसी भी एक्टिविटी के लिए फर्स्ट प्राइज मिला, आपने उसको प्रेज किया या कोई छोटा सा रिवॉर्ड दिया, तो वो आगे और अधिक मेहनत करेगा ताकि वो और आगे अच्छा परफॉर्म कर पाए और दोबारा से फर्स्ट प्राइज ले पाए, फर्स्ट पोजीशन अचीव कर पाए। ये रीइंफोर्समेंट है, जहां हम दोनों चीजों में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, जिससे एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अब हम बात करते हैं कि स्किनर ने जो अपने जो बिहेवियर बताए, चूंकि बिहेवियरिज्म थ्योरी है, तो बिहेवियर जो उन्होंने बताया वो दो तरीके के बताए, एक रिस्पोंडेंट बिहेवियर और एक ऑपरेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसमें स्टिमुलस का कंट्रोल होता है। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टिमुलस, मीन्स इफ देयर इज नो स्टिमुलस, नो रिस्पॉन्स विल बी सीन। फॉर एग्जाम्पल, सलाइवा सिक्रीशन इन डॉग आफ्टर फूड स्मेल।
ये पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का एक एग्जांपल है, जिसमें उन्होंने डॉग को फूड की स्मेल जब उसने सूंघी तो उसके ऑटोमेटिकली सलाइवा सिक्रीशन हो गया, यानी यहाँ स्टिमुलस मिला और उसके रिस्पॉन्स के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। तो अंडर द कंट्रोल ऑफ, अगर स्टिमुलस उसको मिला, उसको स्मेल आएगी खाने की, तो उसके सलाइवा का सिक्रीशन होगा। तो अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है या कोई बिहेवियर ऐसा है जिसमें जो स्टिमुलस के कंट्रोल में है कि अगर स्टिमुलस होगा तो ही बिहेवियर शो होगा, तो ऐसे बिहेवियर को रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहते हैं। जबकि दूसरा जो बिहेवियर है वो ऑपरेंट बिहेवियर कहलाता है। ऑपरेंट बिहेवियर इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टिमुलस। इसमें स्टिमुलस का कोई रोल नहीं होता, सिचुएशन का रोल होता है, उस एनवायरमेंटल कंडीशन का रोल होता है। ऑपरेंट बिहेवियर ओनली सीन व्हेन अ पर्सन इज विलिंगली रेडी टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क। ऑपरेंट बिहेवियर केवल तभी शो होता है जब आपकी इच्छा होती है किसी काम को करने के लिए। इसमें स्टिमुलस का कोई रोल नहीं होता। जैसे ऊपर वाले में हमने देखा कि स्टिमुलस होगा तो रिस्पॉन्स आएगा, स्टिमुलस नहीं होगा तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ऑपरेंट बिहेवियर में ऐसी सिचुएशन नहीं होती, इसमें स्टिमुलस की कोई बाउंडेशन नहीं होती। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस काम को कर रहे हैं या नहीं करना चाहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिंगिंग डोर बेल एंड ओपनिंग ऑफ द डोर। अब दरवाजे पर घंटी बज रही है, आपकी इच्छा है कि आप दरवाजा खोलते हैं या फिर आपकी इच्छा है आप नहीं खोलते, कोई दूसरा पर्सन खोलता है। यह आपकी विलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ओपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। वर्ड ओपरेंट, अब हम जो पहले बात कर रहे थे ओपरेंट का क्या मतलब है, वो बात हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वर्ड ओपरेंट मीन्स एनी एक्टिव बिहेवियर दैट operates upon the environment to generate consequences. Active behavior. Operant means active behavior. किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किसी भी कंसिक्वेंस या रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आप जो एक्टिव बिहेवियर शो करते हैं वो ऑपरेंट कहलाता है। ऑपरेंट इज एक्टिव बिहेवियर दैट ऑपरेट्स एनवायरनमेंट अपॉन द एनवायरनमेंट टू जनरेट कॉन्सिक्वेंसेस। अब दूसरा टर्म जो है वो कंडीशनिंग। कंडीशनिंग बहुत सिंपल वर्ड में बात करें तो कंडीशनिंग इज अडॉप्टिंग और अडेप्टेशन। कंडीशनिंग मीन्स अडॉप्टिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, किस तरीके से अनुकूलित करते हैं, कैसे अपने आप को ढालते हैं, वो कंडीशनिंग कहलाता है। तो इन दोनों टर्म को अगर देखें तो ओपरेंट कंडीशनिंग इज अ लर्निंग मेथड विच फोकस ऑन लर्निंग थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट। यहाँ बात आती है एक्टिव बिहेवियर शो होगा तो आप करेंगे तो या तो आप सक्सेसफुल होंगे या आप फेल होंगे, उसी के हिसाब से आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, या तो रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा। अगर रिवॉर्ड मिलता है तो क्या बिहेवियर आप उसको आपकी लर्निंग होगी, या फिर आप पनिशमेंट करते हो तब आपने क्या सीखा, ये बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग वो थ्योरी है जो बेसिकली रीइंफोर्समेंट पर डिपेंडेंट है। अगर रीइंफोर्समेंट आपने दिया है तो बिहेवियर की स्टडी हम कर सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग या सक्रिय अनुबंधन रीइंफोर्समेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपने रीइंफोर्समेंट दिया पॉजिटिव, आपने उसको प्रेज किया, आपने उसको रिवॉर्ड दिया, तो बिहेवियर जो है वो उसका रिपीटेशन होगा, इंक्रीज होगा वो बिहेवियर। लेकिन अगर आपने उसको पनिशमेंट दिया तो वो बिहेवियर डिक्रीज होगा और धीरे धीरे करके उसका रिपीटेशन खत्म हो जाएगा। स्किनर ने अपने जो स्टडी थी उसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था, जिसे हम स्किनर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें इन्होंने एक बॉक्स लिया जो स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें एक लाइट सिग्नल लगा होता है, साथ ही एक लीवर लगा हुआ रहता है जिसको प्रेस करते हैं तो आउटलेट के थ्रू खाना और पानी अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, अंदर जो एनिमल है उसको मिलता है। तो स्किनर ने क्या किया, अपने इस स्किनर बॉक्स के अंदर एक चूहे को रखा और चूहे को रखने के बाद में उन्होंने एक स्पीकर के थ्रू खट आवाज आए ऐसा उसमें स्पीकर लगाया कि अगर बाई चांस ये लीवर कोई दबाता है तो खट आवाज आती है, और खट आवाज एक स्टिमुलस की तरह काम करती है, एक सिग्नल की तरह काम करती है। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एक भूखे चूहे को इस बॉक्स के अंदर रखा, और रखने के बाद में उन्होंने देखा कि ये चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा और अचानक घूमते घूमते उसका हाथ इस लीवर के ऊपर पड़ा। जैसे ही उसका हाथ लीवर के ऊपर पड़ता है सिग्नल ऑन होता है,
खट की आवाज आती है जो उसे सुनाई देती है, और जैसे ही खट की आवाज होती है वैसे ही खाना इस आउटलेट के थ्रू उसको मिल जाता है, यानी वो खाना खा लेता है। इसने ये कई बार रिपीट किया, चूंकि उसको एक स्टिमुलस मिला था कि उसका हाथ लीवर पर पड़ा और आवाज उससे सुनाई दी, तो उसे खाना मिला। अब ये बात बार बार दूसरी बार भी अनजाने में उसका हाथ पहुंचा और उसने खाना लिया, फिर नेक्स्ट टाइम भी इसी तरीके से हुआ। जब कुछ रिपीटेशन हुए तो उसको मालूम पड़ा कि अगर मैं इस लीवर को प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ से खाना मिलता है। ये रिपीटेशन है, ये रीइंफोर्समेंट था कि उसने किसी एक्टिविटी को किया और उसको एक्टिविटी को करने के बाद उसको रीइंफोर्समेंट में, रिवॉर्ड के उसमें रूप में उसको खाना मिला और उसने अपनी भूख मिटा ली। तो यानी इन्होंने ये कहना चाहा कि अगर आप किसी भी काम को विलिंगली, अब आप उसको जब भी भूख लगेगी वो लिवर दबाएगा और उसको खाना मिल जाएगा। तो आप किसी भी काम को अगर विलिंगली करते हो, अपनी इच्छा से करते हो और उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो आप उस काम को रिपीट करोगे। लेकिन अगर उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलता है, बाई चांस ऐसा होता कि लिवर दबाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शायद वो दोबारा इस लिवर को प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। ये एक्सपेरिमेंट एक स्किनर ने किया, जिसके बेस पर उन्होंने कुछ अपने कॉन्सिक्वेंसेस बताए, कुछ उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स बताई। जो उन्होंने फाइंडिंग्स बताई, उन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट केम इन एग्जिस्टेंस। सबसे पहली बात यहाँ पर टर्म जो यूज किया गया उनके थ्रू, वो किया गया रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मीन्स आप कैसा फीडबैक दे रहे हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट केम इन एग्जिस्टेंस आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्किनर, और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इम्पैक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज बिहेवियर और रिपीटेशन ऑफ टास्क क्लियर्ड। इसके थ्रू ये भी पता चला कि रीइंफोर्समेंट का बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि टास्क जो है वो अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो हम उसमें, अगर हमें रिफोर्समेंट मिलता है तो हम उसको रिपीट करना चाहते हैं, अगर हमें रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव नहीं मिलता है तो हम उसको रिपीट करना नहीं चाहते हैं। तो जितना काम ज़्यादा हम रिपीट करते हैं उतनी हमारी लर्निंग इफेक्टिव होती है। इसलिए लर्निंग में ये एक इम्पॉर्टेंट, रीइंफोर्समेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तभी टीचर जब बच्चा बोलता है तो बोलने के बाद उसको बीच बीच में उसके आंसर के लिए, उसके बोले जाने के लिए उसको अप्रिशिएट करता है, ताकि वो मोटिवेट हो और मोटिवेट होके और बोलने की या जवाब देने की क्लास में कोशिश करे। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली व्हेन दे गेट रीइंफोर्समेंट। ये हमने बात ऊपर करी है, स्टूडेंट को अगर रीइंफोर्समेंट मिलता है तो उसकी लर्निंग इफेक्टिव होती है। बिहेवियर कैन बी मॉडिफाई बाय द प्रॉपर यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट। अगर आप किसी का व्यवहार बदलना चाहते हो, किसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो रीइंफोर्समेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में बहुत एक नोटोरियस बच्चा है जो क्लास में किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता और क्लास में डिस्टर्ब क्रिएट करता है, डिस्टरबेंस करता है। उस कंडीशन में अगर आप उसको प्रॉपर रीइंफोर्समेंट देते हो तो आप उसके बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हो। ये, लेकिन बात यहाँ आती है कि टीचर उस पर्टिकुलर रीइंफोर्समेंट को दे किस वे में रहा है। अगर टीचर ने सही रीइंफोर्समेंट दिया है तो स्टूडेंट का बिहेवियर भी चेंज किया जा सकता है, उसके नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव में चेंज किया जा सकता है। अब इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। ये जनरली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। इसका जो फर्स्ट इम्प्लीकेशन है, प्रॉपर रीइंफोर्समेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग। अगर आप चाहते हो कि आपके स्टूडेंट्स की लर्निंग इफेक्टिव हो तो आपको उनको टाइम टू टाइम प्रॉपर रीइंफोर्समेंट देना होगा, क्योंकि जब रीइंफोर्समेंट बच्चे को प्रॉपरली मिलता है तो बच्चा उस टर्म को सीखने के लिए तैयार रहता है, एगरली उसको सीखता है और उसकी लर्निंग इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट जो है इसका इम्प्लीकेशन वो है, इट इज़ हेल्पफुल इन शेपिंग द बिहेवियर। ये अभी हमने बात की थी कि हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन या बिहेवियर चेंज किस तरीके से कर सकते हैं। तो रीइंफोर्समेंट इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्रीज इन वोकैबुलरी। रिपीटेशन के थ्रू हम नए नए वर्ड्स को बार बार बोल बोल के रिपीट करते हैं तो हम उनको सीख पाते हैं, नई वोकैबुलरी हमारी इंक्रीज होती है, नए शब्द हम सीखते हैं। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को वोकैबुलरी इंक्रीज कराने के लिए उनको बार बार उस चीज़ को रिपीट कराया जाता है और फिर उनको रीइंफोर्समेंट देते हैं तो बच्चा और अच्छी तरह सीखता है। तो वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए भी स्किनर थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है रेमिडियल टीचिंग। रेमिडियल टीचिंग का मतलब, अगर स्टूडेंट को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी कॉन्सेप्ट को समझने में या किसी टॉपिक को समझने में, तो आप उसको दोबारा किस तरीके से समझाओगे, उसकी समस्या का निदान किस तरीके से करोगे और उसको दोबारा शिक्षण कराओगे, उसका रेमिडियल उसकी टीचिंग करोगे ताकि वो टॉपिक समझ पाए। नेक्स्ट,
इट मोटिवेशन टू अचीव द गोल्स। ये जब हम स्टूडेंट को रीइंफोर्समेंट देते हैं तो वो मोटिवेट होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब उसको महसूस होता है कि जब मैं जो चीज़ मुझे लेनी है उसके लिए अगर मैं उस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, मुझे प्रॉपर रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, तो उसके थ्रू अल्टीमेटली मैं अपने गोल तक पहुँच सकता हूँ। ये स्टूडेंट के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आती है और ये पॉजिटिविटी उन्हें उनके गोल को अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इसका जो एजुकेशनल यूज़ है कि प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। जब हम रीइंफोर्समेंट देते हैं या जब हम किसी भी तरह का रिवॉर्ड देते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, बार बार बच्चा प्रैक्टिस करता है, उस चीज़ की रिपीटेशन करता है और उसमें परफेक्शन लेता है। और परफेक्शन के बाद में वो उससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर पाता है। इसलिए इसमें थिंकिंग स्किल जो है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल या इसकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जितनी भी हैं वो सब डेवलप होती हैं रिपीटेशन और प्रैक्टिस के थ्रू। क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम बात करते हैं, हम ये एक टर्म है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जब प्रैक्टिस करते हो किसी चीज़ का, बार बार रिपीटेशन करते हो, तो अल्टीमेटली आप उस चीज़ को अचीव कर पाते हो। और लास्ट में हम बात करेंगे स्किल एनहांसमेंट की। स्किल एनहांसमेंट मतलब जब वही सेम बात है, जब आप प्रैक्टिस और रिपीटेशन करते हो तो उसमें आपको दक्षता मिलती है, आपको कौशल हासिल होता है, आप एक्सपर्ट होते हो। और जब आप एक्सपर्ट होते हो तो उसमें आपके अंदर एक पर्टिकुलर स्किल डेवलप होती है किसी भी काम को करने के लिए। ये साइकोमोटर स्किल भी हो सकती है, ये आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी हो सकती हैं, ये आपकी जिसमें डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड भी हो सकती है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड भी हो सकती हैं। बहुत सारे स्किल इनके थ्रू हम रिपीटेशन और प्रैक्टिस के थ्रू बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। अब टीचर का रोल क्या होता है इसमें, कि हम किस तरीके से क्लास में स्किनर थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये एजुकेशन में अपना रोल प्ले करती है टीचिंग प्रोसेस में, वो हम बात कर रहे हैं। रोल ऑफ टीचर क्या होता है, हमें या टीचर को अपनी क्लास में क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी क्लास के एनवायरनमेंट को इफेक्टिव बना सके। तो फर्स्ट है गिव द लर्नर इमीडिएट फीडबैक। आपने अगर किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा है तो उसको तुरंत उसका फीडबैक देना चाहिए ताकि वो आगे और आंसर देने के लिए मोटिवेट हो। ब्रेक नेक्स्ट है ब्रेक डाउन द टास्क इनटू स्मॉल टास्क। एक बहुत बड़ा काम स्टूडेंट्स को देने के बजाय उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर दिया जाए और हर स्टेप के बाद उसको प्रॉपर रीइंफोर्समेंट दिया जाए, तो काम के जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट जो है वो है रिपीट द डायरेक्शंस एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। आप जो डायरेक्शंस यानी कि आप निर्देशों को बार बार बच्चों को समझा सकते हो, रिपीट कर सकते हो। जितने समय आप करोगे बच्चा उतनी परफेक्शन के साथ काम को करने के लिए तैयार होगा। नेक्स्ट, वर्क फ्रॉम द मोस्ट सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क। आप सिंपल टास्क से लेकर के कॉम्प्लेक्स टास्क तक बच्चों के थ्रू इससे करवा सकते हो। प्रॉपर इन्फोर्समेंट स्टेप बाय स्टेप देते हुए आप कठिन काम भी बच्चों से करवा सकते हो। नेक्स्ट, टीचर जो है वो गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम स्टूडेंट को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें, अप्रिशिएट करें। अगर उसने गलत भी बोला है तो हम उसको डायरेक्टली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देते, हम उसको डांटते नहीं हैं क्लास में, हम उसको सपोर्टिव एक बिहेवियर शो करते हैं या हम इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं जिससे उसको एक हिंट मिल जाए कि वो अपने काम को किस तरीके से सुधार सकता है, बजाय उसको डायरेक्टली डांटने या पनिश करने के। नेक्स्ट है स्किनर बिलीव दैट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज मोर इफेक्टिव इन चेंजिंग बिहेवियर देन पनिशमेंट। यही सेम बात हमने ऊपर की थी। स्किनर का मानना था कि आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे तो स्टूडेंट के बिहेवियर को बहुत आसानी से इफेक्टिवली चेंज किया जा सकता है बजाय पनिशमेंट के। ये स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी और आई होप आपकी समझ में आया होगा एंड इट विल बेनिफिशियल फॉर योर फर्दर स्टडीज एंड फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स and you will get your goal by this small effort of mine. Thank you very much. We will meet again with a new topic. Thank you.